विज्ञापन दिया गया था, उस विज्ञापन में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं था कि किस उम्र के व्यक्ति को या जो योग्य है उसको आवेदन करना था। ऐसा कहीं पर उस विज्ञापन में नहीं था। और जब मैंने अपना बायोडाटा दिया, एक मिनट सर, जब मैंने अपना बायोडाटा दिया उसमें मैंने कोई चीज़ छिपाई नहीं है। 68 साल की उम्र में यदि आपने मुझको नियुक्ति दिया तो उस समय मुझको बता देना था आपको कि आपकी ये नियुक्ति 2 साल के लिए है कि 4 साल के लिए है कि 70 साल की आयु तक आप करोगे कि 72 साल की आयु तक आप करोगे, ये आपको बता देना था। आज मेरे उम्र पर प्रश्न कर रहे हो तो ये प्रश्न आपको उसी दिन करना था। जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं संस्था के हित में काम किया, जब उनको डूबते हुए लोगों को, प्रबंधन समिति के लोगों को बचाया, उस दिन वो ये बोलते रहे कि आपके नाम को हम स्वर्ण अक्षर में लिखेंगे। और जिस दिन मैंने इनकी गलती को पकड़ना शुरू किया तो मेरा उम्र सामने आ गया। सर मेरा एक सवाल है आपसे, दर संख्या बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी तो आपका वेतन बढ़ेगा, वेतन आपको सम्मानजनक ढंग से मिलेगा। और हमारे टीचर सब ने मिलकर ऐसा मेहनत किया कि वो संस्था कल जहाँ थी वहाँ से कई कदम ऊपर आ गई। तो ये भी इनका त्याग रहा। जब ये इतना कर लिए उसके बाद ये जब वेतन की बात आने लगी तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों वेतन नहीं बढ़ाना चाहते? हमेशा पीएफ वेतन के 100% पे दिया जाता है, क्यों 60% पे दिया जा रहा है? वेतन पे 100% पे दिया जाता है। एक गबन जो होता है, एक गबन, इनके जो गबन है आर्थिक गबन, एक एक पेपर में आप देखो 2.5 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख यदि गबन किए हैं। एक गबन कांड को छोड़ करके यदि इनको इनका यदि 100% पर वेतन दे देते, पीएफ दे देते या इनका वेतन वृद्धि करते तो उतने में पूरा हो जाता। उसको पूरा ना करके ये इस प्रकार का फर्जी बिल लगाते रहे, वो क्या मान्य है? तो ये हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि पीएफ कार्यालय ने जो निर्धारण किया है, इनके फर्जी स्लिप के आधार पर निर्धारण किया है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इससे शिक्षकों की मानसिकता प्रभावित होगी या नहीं? और यदि शिक्षकों की मानसिकता प्रभावित होगी तो बच्चों का अध्यापन प्रभावित होगा या नहीं? ये मेरा आपसे प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे बन फिर आपको उत्तर देंगे। हमारा जो पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है, आपको क्वेश्चन उस दिशा पे करना चाहिए। आप नहीं सर, वीडियो वायरल सुनिए ना, इससे पहले भी प्रेस ने उस चीज को मतलब कि रिलीज किया है। खा चुके हो, हाँ। खा रहे हो। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि आज जो मूल मुद्दा है, हम बच्चे को सामने ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये तो आपने सभी लोगों ने वहाँ पर बच्चों से पूछा होगा, बच्चों ने जवाब दिया होगा, जो भी होगा, है ना? नहीं किसी ने। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप जो प्रश्न कर रही हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय भी पत्रकारों ने उनसे चर्चा की है, बच्चों से चर्चा की है, बच्चों ने जवाब दिया है। बच्चों को आपको पकड़ना चाहिए कि आपको घसीटा जा रहा है या कि आप खुद सामने आ रहे हो। आज इस प्रश्न को यहाँ करना थोड़ा सा लाजमी नहीं है। नहीं लाजमी, शिक्षा पर बात आती है ना जी, शिक्षा पर बात आती है, आप कर रहे हो, शिक्षा पर बात आती है। शिक्षा प्रभावित हो रही सर ऐसे में। शिक्षा तो प्रभावित हर स्थिति में हो रही, शिक्षा प्रभावित इस स्थिति में हो रही है कि यदि शिक्षकों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ है और शिक्षक यदि आंदोलनरत हैं तो भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दोनों स्थितियों में प्रभावित हो रही है। भाई एक प्राचार्य यदि संस्था का संचालन कर रहा है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वो बार बार हमसे इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार पर आप दखल क्यों नहीं देते? तब भी मैं ये बात उनको बोलता था, जिस दिन मैं दखल दूंगा सबसे पहले मेरी बलि चढ़ेगी। आप लोग के पास जाओ। हर स्थिति में हो रही है कि यदि इस प्रकार का जो उनके साथ हुआ है शिक्षकों के साथ, उनका इससे इस पीएफ से उनका आज वर्तमान टीका नहीं है, इनके पीएफ से उनका भविष्य भी टीका हुआ है। इनकी यानी मृत्यु उपरांत या भविष्य में पेंशन योजना और ग्रेजुएटी, ये सारी बातें इनके पीएफ पर टिकी हुई है। यदि कोई शिक्षक
12 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल से सेवा दे रहा है और उसके उस अंतराल के आप सेवा अवधि के पीएफ को विधिवत पूरी तरह जमा नहीं करते तो उसका भविष्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उस शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस शिक्षक के परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दिशा पे अभी हमको आपको सोचना है। इससे पहले लोगों को मैं प्रमाण के रूप में रख रहा हूँ, वो प्रमाण सही है या गलत, इस दिशा पे भी आपको सोचना है। मैं सारे प्रमाणों को आपके सामने रख रहा हूँ कि यदि पीएफ कार्यालय ने पीएफ निर्धारण के लिए वेतन पंजी, उपस्थिति पंजी और वाउचर का डिमांड किया तो आपने क्यों उससे हट करके फर्जी वेतन का निर्धारण करके पीएफ कार्यालय को भेजा? एक प्रश्न। और ये हम आज सब प्रमाण उपस्थित हुए हैं कि ये पीएफ कार्यालय का आदेश है जिसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड किया वो स्पष्ट है और उस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद भी क्यों संस्था ने वेतनमान का आधा अधूरा जानकारी संस्था को दिया, वेतन पंजी क्यों जमा नहीं किया, वाउचर क्यों जमा नहीं किया, उपस्थिति पंजी क्यों नहीं जमा किया, जबकि वो संस्था से सारे दस्तावेज ले जा चुके थे और उनके द्वारा जमा किए गए फर्जी निर्धारण को पीएफ कार्यालय ने मान्य कर उसी के आधार पर ये पीएफ का निर्धारण कर दिया। संस्था या प्रबंधन समिति खुद बोल रही थी कि 2,84,00,000 का पीएफ का लगभग निर्धारण हो रहा है, वही कैसे 21,78,423 में आकर के रुक गया और फिर क्यों इसके लिए 15 लाख रिश्वत देने की बात आई? यदि इस प्रकार का कृत्य किया गया है तो वो शिक्षक और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर भी आपको सोचना होगा। पढ़ाई के लिए हम स्वयं चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए हम स्वयं चिंतित हैं। आज तक हम जो करते आए हैं, यदि आपको नहीं मालूम तो उस दिशा में मैं बता दूं, जब मैं संस्था में आया तो संस्था की दर्ज संख्या इतनी गिरी हुई थी, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि तब मैं 18 में जून में ज्वाइन किया और 10वें महीने में मैं मीटिंग लेकर के पालकों को इतना प्रोत्साहित किया कि पालक स्वयं अपने ही प्रेरणा से उन्होंने स्वयं कहा कि हम 1,000 रुपये प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए बढ़ाने को तैयार हैं और 1,500 रुपये हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बढ़ाने के लिए। हमने अपने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया कि ये स्कूल नगर के हृदय स्थल पर स्थापित है, यदि आप लोग अच्छा मेहनत करोगे। आज हम विवश होकर के आपके सामने पत्रकार वार्ता लेने उपस्थित हुए। सर, आप लोगों के द्वारा कुछ समय पूर्व आंदोलन के दौरान या अन्य किसी परिस्थिति में इस आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों को अवगत कराया था। आपने उन्हें समाचार पत्रों में स्थान दिया, आपने सोशल मीडिया में उनको स्थान दिया, लेकिन अब हमारे जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं वो हम पर पहले मौखिक दबाव डालते रहे कि आपको इनका खंडन करना है, लेकिन हम तब तक उस पर उतना जोर नहीं दिए या ध्यान नहीं दिए। जब उन्होंने हमें लिखित में इसका खंडन करने के लिए आवेदन दिया और खंडन न करने की स्थिति में हम पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, तब विवश होकर के हमने उनको पुनः अवगत कराया है कि आपने इस प्रकार से आर्थिक भ्रष्टाचार किया है और गबन किया है। हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है और पत्रकार वार्ता का मूल उद्देश्य जो है, उन उद्देश्यों को आपके समक्ष
हमने अपने द्वारा दिए गए पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि शिक्षण शुल्क जो होता है वह शिक्षकों के वेतन के लिए होता है और शिक्षण से संबंधित सह सामग्री के लिए होता है। उस राशि का पीएफ के नाम से गबन हुआ है और इस गबन को लेकर के हमारे शिक्षक काफी लंबे अरसे से उद्वेलित रहे हैं और इसी दिशा में आपका ध्यान आकर्षित कराना हमारा उद्देश्य रहा है। और दूसरा है कि हमने या हमारे शिक्षकों ने जमा करने वाली बात कही गई। होटल किस जगह घोटाला है? हाँ, अब इस पे आ जाते हैं। देखिए सर, शिक्षकों को मिलना चाहिए था बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से सेटलमेंट किया, 21,78,423 में वो निर्धारित हुआ। 21,04,23 रुपये यदि निर्धारित हुआ है तो 21,04,23 रुपये कायदे से वो स्कूल के पीएफ फंड में आ जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ, वो जमा नहीं हुआ। डीडी बटा जमा किया गया, ऐसा उनका कहना। तो अब उसके बाद वहाँ से जब 1.5 साल तक शिक्षकों के अकाउंट में पैसा नहीं आया, तब शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराना शुरू किया। तब ये बात सामने आई कि आपने यदि डीडी जमा कर दिया है तो कृपया उसकी पावती दीजिए ताकि हम जा करके। आपको क्या लगता है कौन खा गया? अब हाँ ठीक है, अब कौन खाया इस पर भी आप आ जाइए। अब चलो मैं ये कहता हूँ, इधर सीधा बताओ जी। अब मैं सीधा बता रहा हूँ, यदि आपने डीडी बनाया, आप जाओ डीडी को जमा करोगे, सबका खा गया आपके हिसाब से? आप डीडी जमा करोगे, पावती तो लोगे कि ऐसी दे के आ जाओगे? पावती की बात जब की गई, यदि आपने डीडी जमा किया है तो पावती दे दो ताकि हम डीडी पीएफ कार्यालय में जा करके उस पर जानकारी ले। तब अध्यक्ष महोदय का कथन था कि हमने डीडी जमा किया, पावती नहीं लिया है। ये कहाँ की बात हुई? मेरे से आप बात नहीं करना, हमारे लिपिक साहब को इतना बुरी तरह डांटे, मेरे से बात नहीं करना, जो पूछना है सचिव से पूछो। अध्यक्ष महोदय ने नाथालाल रायचंद। अब सचिव महोदय से जब बात किया गया तो सचिव महोदय का कथन ये था कि मैं ये पीएफ के मामले में कुछ नहीं जानता, पीएफ में घपला हो रहा है ये जान करके तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। और उसने रिटर्न में दे दिया कि पीएफ के मामले में मैंने इस्तीफा दे दिया है। और बाद में तो उन्होंने लिखित में कहा है कि ये पीएफ के मामले में मैं इस्तीफा दे दिया हूँ और उसको लेकर के 15 लाख रुपये रिश्वत की बात हो रही है। मैं आपको आदेशित करता हूं अपने कानूनी अधिकार से कि जब तक पीएफ का प्रकरण सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप प्राचार्य के पद पर बने रहोगे। ये पूर्व सचिव ने लिखित में दिया है। अब आप कल्पना कीजिए सर कि कैसे ये घपला हुआ है। जमा आप ये मान लो कि हाँ, इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट किया आपने? नहीं किया सर। तब करेंगे, आप बोल दो आज हम कर देते हैं। नहीं हम कर देते हैं आज। आप नहीं सुनिए सर, देखिए तो मैं आपको यहाँ से बोल के जा रहा हूँ कि हम आजकल में FIR दर्ज भी करवा रहे हैं। अंतिम समय में पुलिस और प्रशासन और साथ ही संस्था के जो लोग हैं उनके साथ आप लोगों की बैठक हुई थी, क्या कुछ एक निष्कर्ष निकला था? चलिए, ये जो बैठक हुई उस बैठक में माननीय तहसीलदार जी उपस्थित हुए। कोई समझौता हुआ था? डायरेक्ट बताइए। नहीं सुनिए सर, समझौता मैं बता, आप सैलरी कितना लो, किसी कोई क्वालिफाइड यदि कहता है कि मैं 10,000 लूँगा तो नहीं, हम नहीं दे सकते, आप जाएंगे। तो क्वालिफाइड पर्सन तो 1,000 1,500 में करने वाला नहीं है। उसके बाद यदि किसी ने ये कह दिया
या किसी को उसने ये कहा कि आप 2000 में कर लोगे, यदि उसने हाँ कह दिया तो उस समय ये नहीं देखा गया कि उसका क्वालिफिकेशन कितना है, वो 40% लेके पास हुई कि 45% लेके पास हुई। और ऐसे जो ऐसा आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ साक्ष्य है आपके हाँ पास? बिल्कुल है, आप देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, आप प्रमाणित कर देंगे। पुराने टीचर भी बैठे हुए हैं, प्रमाणित कर देंगे हम इस बात। हमने ऐसे शिक्षकों को हटाया नहीं, वो खुद धीरे धीरे हटते गए, क्योंकि जब उनको लगा कि हमारे अध्यापन से बच्चों का अध्यापन सही नहीं हो रहा है, तब फिर वो हटते गए। आज हमने जितने टीचरों की नियुक्ति की है, जितने टीचरों की नियुक्ति की है मैडम, उनका क्वालिफिकेशन दिखा है और उसके बाद हमने उसका फीडबैक लिया है, तब उनकी नियुक्ति की है। आज भी हम नियुक्ति करने के पहले उनका हम फीडबैक लेते हैं, बच्चों से भी लेते हैं, उसके बाद नियुक्ति देते हैं। और आज भी हम एक आध दो उदाहरण हम रख दें। उन्होंने अपनी बात रखी, प्रबंधन समिति ने, तो हमने भी अपनी बात रखी। तब क्या हुआ डायरेक्ट बताइए ना। नहीं सर, क्या हुआ डायरेक्ट तहसीलदार साहब, डायरेक्ट बता दो। चलिए, तहसीलदार महोदय ने ये कहा कि पुरानी बातों को छोड़िए, पुरानी देखिए सर, घपला जो हुआ है उसका तो जाना है, क्या हुआ डायरेक्ट बताइए ना। तहसीलदार ने घपला के संदर्भ में कुछ कहा क्या? तहसीलदार ने केवल एक ही चीज कहा कि पुरानी बातें छोड़ो। बस एक लाइन में उनका कथन था कि जब वो अपनी बात रखते थे, हम अपनी बात रखते थे, तब वो एक लाइन में ये कहते थे, सब पुरानी बातें छोड़ो, सब पुरानी बातें छोड़ो। आप लोग, हम आपको 3 महीने के लिए और नियुक्त करते हैं। और तब हमारे टीचरों ने प्रश्न किया कि 3 महीना क्यों, 3 महीना क्यों? तब उन्होंने ये कहा था कि 3 महीने तक हम तालमेल देखते हैं, ये उनका कथन था। और हमने भी उस समय, हमारे टीचरों ने भी स्वीकार किया। और चूँकि हम किसी न्यायिक दंडाधिकारी के निर्णय को खारिज तत्काल स्थिति पे करना, हमने भी साइन किया है। लेकिन उसके बाद एक नया दबाव आने लगा कि आप लोगों ने जो आरोप लगाया है उस आरोप का खंडन कीजिए। हम तो ये चाहते थे कि बात शांत हो जाए, लेकिन वो हमारे पीछे जब दबाव बनाने लगे कि आपको खंडन करना है, मौखिक बोलते रहे, तब तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो लिखित में दिए, तब हमने फिर इसका खंडन लिखित में उनको दिया जवाब, और खंडन की कापी आप लोगों को भी दिया। सब लोग बैठेंगे, निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब बताएंगे। बात को अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। तब तो निर्णय लिए, तब तो हम लोगों ने ये हड़ताल करते रहे। क्या आंबेडकर जी, आप पर ये आरोप है कि आप ज्यादातर महिलाएं शिक्षक भर्ती करते हैं। चलो, अब मेरे बहुत बढ़िया, सारे प्रश्नों को उत्तर देने को तैयार है आप। हाँ, रुक जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत मजेदार, पर बहुत खुशी हुई आपसे। देखिए, महिलाओं की नियुक्ति ज़्यादातर क्यों होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी अब इधर बात, गणना के सम्मान है ना, हमको राइट्स तो है, हमको अधिकार तो है कि हम अपनी बातों को रख सके। हम लोग प्रबंधन समिति से रख रहे हैं, शासन प्रशासन से रख रहे हैं कि कम से कम अगर इतना बोल रहे हैं हम लोग, तो उस पर जाँच तो होनी चाहिए। क्या गलत है, क्या सही निकलना चाहिए। कि हम न्यायाधीश तो नहीं है, हम निर्णय तो नहीं ले सकते, तो कम से कम ये बातें आनी चाहिए। स्कूल में कब से मैं तो 25 वर्षों से हूँ। क्या आप ये भी लगता है सर की देखते हुए आपको ये भी लगता है कोई नया परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन मैडम, परिवर्तन को मैडम मैं भी अपना सकती, क्यों नहीं अपना सकती? क्योंकि मैंने कई प्राचार्यों के साथ काम किया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सर, लेकिन सर का जो कार्यकाल में जितनी प्रगति हुई है, आज नए प्रिंसिपल के रूप में, प्रशासक के रूप में बिठाए हैं, वो व्यक्ति क्या उस योग्यता को रखते हैं? क्योंकि हमको तो नहीं दिखा, वो एक पालक को सम्मान नहीं देते, वो शिक्षक को। मैं 25 वर्ष से हूँ, मुझे 2 से 3 बार उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं समझता। तो ये क्या सही है? भाई स्कूल को मैं भी देख रही हूँ, मैं भी कौन बोला? जो आज श्री तारिक लरानी
जिनको प्राचार्य के रूप में पदस्थ करने वाले थे, आज प्रशासक के रूप में बिठाया गया है। तो क्या उनको मुझे सम्मान देना बनता नहीं? मैंने रिक्वेस्ट किया, वो पालकों को हम अगर बिठा के बात कर रहे तो नहीं, मेरे पास बैठेंगे नहीं। इस तरह से अपमान करते हैं। बच्चों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं। पालक को भी ये लग रहा है कि ऐसे क्या नाम है उसका? तारिक ललानी नाम है उसका। वो प्राचार्य के रूप में यहाँ पदस्थ करने का प्रबंधन समिति द्वारा किया गया, लेकिन आज प्रशासक के रूप में स्कूल में बिठा दिया गया। लेकिन उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं उनके है। अलावा मान लीजिए, उनके अलावा अगर कोई साथ देगा या करेगा, मैं इस बात को नहीं बोलूँ, है ना। लेकिन प्राचार्य के रूप में हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये मुद्दे जो आ रहे हैं बार बार, इसका निराकरण पहले हो जाए, फिर सब रहना नहीं रहना बात की बात है। पहले तो निराकरण हो, ये तो निराकरण ना करके हटा के बात को दबाया जा। सीधा सीधा ये मैं बताऊंगी कि ये जो बात ये है सर को हटाने का, यहाँ पर समिति ने भी तारीफ की है। प्राचार्य महोदय से हमारी शिकायत नहीं है, उनका कार्य अच्छा है, ये वो भी तारीफ करते हैं। जब तारीफ कर रहे हैं तो उनको हटाने का कारण क्या है? पूरा आधार बनता है। तो क्या वो एक दिन में छुट्टी लेते हैं? क्या अस्वस्थ हैं? या उनके कार्य करने पर अनुशासन में या शिक्षा में कोई अगर आता है तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँगी। मैडम अभी है कि हमारे शिक्षकों को पीएफ जो पुराना प्रकरण है वो पूरा मिलना चाहिए, और पीएफ के नाम से संस्था में जो घपला हुआ है उसका निराकरण होना चाहिए। वो राशि हमारे संस्था के टीचरों के खाते में आना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे शिक्षकों को 100% वेतन पर पीएफ कटना चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए, क्योंकि सालों साल से काम कर रहे हैं और साल में जो वेतन वृद्धि होती है वो वेतन वृद्धि होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बच कर के वो हमने इस समस्या को जो आप लोगों के समक्ष उठाया था पिछले समय भी, वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप इनका खंडन कीजिए। तो हम इसका खंडन न करके हम पुनः इस बात को कहना चाहते हैं कि जो पीएफ प्रकरण को लेकर के घपला हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार के आर्थिक जो घपले हो रहे हैं, जबकि ये जो शुल्क आता है वो मात्र शिक्षण शुल्क है, उससे हट करके कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और शिक्षण शुल्क केवल शिक्षकों के वेतन के लिए है। तो वेतन से हट करके उसके 50 से 60% जो राशि है वो गबन में चले जाती है या इधर उधर चले जाती है। शिक्षकों को शिक्षण शुल्क से आधार पर वेतन पूरी तरह से मिलनी चाहिए। शिक्षण शुल्क की राशि को इधर उधर उनको नहीं करना चाहिए। ये संस्था को यदि अन्य कोई कार्य करना है तो संस्था को चाहिए कि वो अन्य संसाधनों से संस्था के विकास के लिए साधन जुटाए। किस संस्था का सर ये मामला है पूरा? ये संस्था गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव का है। और घोटाला तो हम आप तक ये बोल रहे थे कि वो 45 से 50 लाख के आसपास का है, अब तो मैं ये कहूँगा वो 60 लाख के आसपास पहुँच गया है। किस तरह से घोटाला हुआ है सर इसमें? किस तरह से घोटाला हुआ है? पीएफ के नाम से डीडी बनाया गया, वो राशि जमा नहीं हुई, यानी पीएफ के अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। और दूसरा ये है कि पीएफ के नाम से यदि आदेश हुआ है मई 2022 में, डीडी बना है जून 2022 में, तो फिर 21-22 के बैलेंस शीट में यानी मार्च के पहले 21,78,423 रुपये पीएफ में खर्च कैसे दिखाया गया? एक तो ये यानी, और उसके बाद ये फर्जी बिल लगाते हैं, लाखों का फर्जी बिल लगाते हैं, कोई सामान नहीं आता। तो इससे भी संस्था का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दूसरा, ये तो दो हो गए। अब यदि इस प्रकार के ये कृत्य करते रहेंगे तो संस्था का विकास तो अवरुद्ध होगा। टीचरों की मानसिकता तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं निर्बल होगी, और इसका सीधा असर जो है वो बच्चों पर पड़ेगा। टीचरों की मानसिकता यदि बिगड़ेगी तो बच्चों के साथ वो उतने अच्छे ढंग से पेश नहीं आ पाएंगे। यद्यपि हमारे टीचर बहुत संतुलन के साथ अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारी संस्था जो है लगातार विकास कर रही है। 4 साल तक 100% रिजल्ट दी है। कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने त्याग किया है, बिना सैलरी के साल भर वो काम किए हैं, और आज जब आय बढ़ गई है तो ये उस राशि से शिक्षकों का वेतन काट रहे हैं, शिक्षकों को
वेतन में उनका 100% वेतन में पीएफ नहीं दे रहे हैं, वेतन वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षकों की मानसिकता तो सर कहीं ना कहीं बिगड़ेगी और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, संस्था पर पड़ेगा। और इस प्रकार से गमन करते रहेंगे तो संस्था का विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि हम भी पालकों को आश्वस्त। मेरा शुभ नाम है DR नावेलकर।